जय श्री राम मित्रों। तो हम आज शुरू करते हैं फिर से गुरुकुल पुस्तक का पठन। बीच में इसको हमने अधूरा ही छोड़ दिया था। इसकी कर्म सूची निम्न प्रकार हैं तथा इसमें से हम 7वें नंबर पर रट्टा पाठ का पठन करेंगे। रट्टा। प्रोफेसर अपने शिष्यों के साथ संकाय के सामने के परिसर में तैयार खड़े थे। अब तक सभी शिष्य आ चुके थे। थोड़ी देर बाद सभी महाविद्यालय के प्रेक्षागृह की ओर चल पड़े। शिखा बोली, सर आज सभी सजे धजे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब मेला देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि कोई पूछता, कोई कुछ बोलता, हर्ष बोल पड़ा, नहीं सर, ऐसा लगता है कि जैसे महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ कहीं भोज पर जा रहे हैं। एक पल को सभी ठिठके, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़े। भोजन तो नहीं मिलेगा लेकिन कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य मिलेगा, प्रोफेसर बोले। सभी प्रेक्षागृह में दाखिल हुए। कार्यशाला की पूरी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद उद्घोषक ने बोलना शुरू किया। विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों ने से सभी नई शिक्षा नीति पर अपने अमूल्य अभिमत प्रदान करने आए सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत है। मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य जी से कार्यशाला को प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। माँ सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीपक जलाकर वंदना की गई। उसके पश्चात एक एक कर वक्ताओं ने बोलना प्रारंभ किया। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में लिए गए सभी बिंदुओं पर कर्मबद्ध तरीके से चर्चा हुई। बहुत से मसलों पर सहमति बनी तो बहुत से मसलों पर सहमति नहीं बनी। डॉक्टर परमिला जी द्वारा सभी मुख्य बातों को अंकित किया जा रहा था। आज की कार्यशाला में निकलने वाले निष्कर्षों को राज्य स्तर पर भेजने का दायित्व उन्हें ही दिया गया था। दिन का तीसरा प्रहर हो चुका था। कार्यशाला अंतिम चरण में पहुंच गई थी और फिर जब सूची में अंकित अंतिम वक्ता ने अपनी बात समाप्त की तो मंच संचालन ने सभी समाप्ति की घोषणा के लिए प्राचार्य जी से मंच पर आने का निवेदन किया। मंच पर आकर प्राचार्य बोले, आप सभी विद्वानों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी के विचार निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति को एक उचित दिशा प्रदान करेंगे। अभी सभा समाप्ति की घोषणा नहीं कर सकता क्योंकि यह विद्वान अभी शेष हैं जिनका नाम सूची में नहीं था, लेकिन यकीन मानिए वो कुछ न कुछ ऐसा विचार अवश्य रखेंगे जो हमें सोचने पर विवश कर देगा। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने ही महाविद्यालय के शिक्षा संकाय के प्रोफेसर देव को। प्रोफेसर चकित थे क्योंकि उन्होंने न तो अपना नाम मंच संचालन को दिया था और न ही उन्हें बड़े बड़े मंचों पर चढ़कर भाषण देना पसंद है। प्राचार्य जी ने फिर से पुकारा। प्रोफेसर ने असमंजस की दृष्टि से अपने अगल बगल बैठे शिष्यों की ओर देखा। गौतम ने धीरे से कहा, जाइए सर। प्रोफेसर देव मंच पहुंचे, लेकिन उनके हाव भाव से लग रहा था कि मानो वह कोई साधारण व्यक्ति हैं। कुछ श्रोता उन्हें देखकर व्यंग्य से मुस्कुराए भी। प्रोफेसर ने अपने आप को संयत किया और बोलना शुरू किया, देखिए आप लोगों की तरह विद्वान तो मैं हूँ नहीं और न ही नीति और राजनीति की बातें मुझे समझ आती। सभी हंस पड़े। प्रोफेसर आगे बोले, नई शिक्षा नीति के संबंध में बहुत चर्चा हो चुकी है। इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ, एक बात अवश्य है जो मुझे ऐसे अवसरों पर अवश्य कचोटती है। जब भी कहीं सार शिक्षक या शिक्षाविद इकट्ठा होकर अच्छे शिक्षण की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भसरना जिनकी होती है वो है रट्टा। वही आज भी यहाँ हुआ। श्रोताओं में से एक ने आपत्ति की, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम बच्चों को रटने के लिए प्रेरित करें? महोदय, NCF 2005 में प्रोफेसर यशपाल ने जो सबसे पहला बिंदु रखा है वो यही है कि शिक्षण को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। सभी ने सहमति से सिर हिलाया। देव आगे बोले, मित्रों, तेज दर्द निवारक इंजेक्शन व्यक्ति के नाजुक अंगों जैसे यकृत और गुर्दों आदि के लिए बहुत हानिकारक होता है।
लेकिन अगर किसी को गंभीर चोटें लग गई हो तो ये इंजेक्शन देना डॉक्टर की मजबूरी हो जाती है और मरीज के लिए उस समय यही उचित होता है। सभी ध्यान से सुनने लगे। सिद्धि अपने साथियों से बोली, प्रोफेसर अब अपने असली रंग में आ रहे हैं। देव बोलते रहे, नवजात शिशु को जब सांस लेने में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर उसे ऑक्सीजन प्रणाली पर डाल देते हैं। कुछ समय बाद जब बच्चा स्वयं अच्छी तरह सांस लेने लगता है तो ये प्रणाली हटा ली जाती है। आप मुझे बताएं कि डॉक्टर ऐसा करके कुछ गलती करते हैं? जय श्री राम मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल इससे आगे का पाठ करेंगे। धन्यवाद।